हाय वेलकम टू कोड फॉर डू वेलकम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं लोन कैलकुलेटर। लोन कैलकुलेटर यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, जिसकी हेल्प से आप एक अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपकी मंथली ईएमआई है वो आप इस लोन कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालना है। लोन अमाउंट कितना है? लोन अमाउंट है सपोज आपका यहाँ पे 3,50,000। ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है सपोज 11.5%। टेन्योर कितना है मंथ्स में? सपोज 10 साल में यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि है 120 मंथ्स। एंड जैसे ही आप यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे तो आपकी जो ईएमआई है वो आ जाएगी। ये आपकी यहाँ पे मंथली ईएमआई है। टोटल अमाउंट कितना है विद ईएमआई जो आपको पे करना है। टोटल इंटरेस्ट कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आपका है टोटल इंटरेस्ट जो कि इस ईएमआई के हिसाब से लगेगा यहाँ पे 10 साल तक। और टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना पे करना है टोटल लोन को रिटर्न करते हुए, वो है यहाँ पे ये अमाउंट। तो इस तरह का हम यहाँ पे एक लोन कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। ये लोन कैलकुलेटर हम यहाँ पे बनाएंगे विद हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इसको बनाने के लिए आपको अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है जो मैं सपोज यहाँ पे बना रहा हूँ लोन कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है। वीएस कोड का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। वीएस कोड यहाँ पे एक आईडीई है जिसके अंदर हम यहाँ पे सारा कोड लिखने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है जो आपका यहाँ पे एड्रेस बार है। यहाँ पर आपको लिखना है सीएमडी। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका वीएस कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है। सीएमडी को आपको यहाँ से करना है क्लोज। यहाँ पे वीएस कोड खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे इस पे होवर करना है। तो तीन ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, आपको तीन चार ऑप्शंस मिल होंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि मेरे को यहाँ पे बनानी है एक एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल में यहाँ पे बनाने वाला हूँ विद नेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल फाइल बनाई। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट टाइप मेरा यहाँ पे एचटीएमएल है। फिर हमें यहाँ पे पेरेंट टैग का यूज करना है जो कि यहाँ पे एचटीएमएल पेरेंट टैग है। हेड टैग का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। दो टैग चलते हैं एचटीएमएल टैग के अंदर, एक होता है हेड टैग, एक होता है आपका यहाँ पे बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। कैसी इंफॉर्मेशन? वेबसाइट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है। मेटा इंफॉर्मेशन जाती है। आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई दूसरी फाइल्स हैं जिनको आपको यहाँ पे लिंक करना है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरे को अगर यहाँ पे एक सीएसएस फाइल को लिंक करना है तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ लिंक टैग का। अगर मेरे को एक जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्क्रिप्ट टैग का। ठीक है। मेटा इन्फॉर्मेशन अगर सपोज मेरे को कोई देनी है, मेरे को यहाँ पे टाइटल डालना है। ठीक है। आप अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो टैब का जो ये यहाँ पे हेडिंग होती है इस चीज को टाइटल बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है ये आप यहाँ पे इससे डाल सकते हो। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊं वापस आके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी एक इंडेक्स के नाम से। इसको अगर आप यहाँ पे खोलोगे तो अभी जो टाइटल है वो है यहाँ पे index.html जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल होता है जो कि फाइल का नाम है। टाइटल में मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ लोन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे जो आपके टैब का जो टाइटल है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे वापस आओगे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे लोन कैलकुलेटर से। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। बॉडी टैग में आप यहाँ पे जो कुछ भी डालते हो वो आपको स्क्रीन पे लिखा दिखता है। जैसे सपोज पी टैग हमारे पास एक होता है, पैराग्राफ टैग इसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके पास ये हेलो आएगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। आप यहाँ पे एक सीएसएस फाइल को भी अटैच कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सीएसएस फाइल अपनी style.css के नाम से। एंड ये जो सीएसएस फाइल है इसको अब मेरे को लिंक करना पड़ेगा एचटीएमएल के साथ क्योंकि एचटीएमएल फाइल आपकी अलग है, सीएसएस फाइल आपकी अलग है, दोनों को आपको लिंक करना पड़ेगा। तो जो सीएसएस फाइल का एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा एचटीएमएल में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, लिंक टैग का हम यहाँ पे यूज करते हैं लिंक। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आपकी जो यहाँ पे सीएसएस फाइल है वो किस तरह की है। तो मैं यहाँ पे सपोज स्टाइल शीट डाल रहा हूँ। ठीक है कि जो मेरी सीएसएस फाइल है वो स्टाइल शीट है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एचआरईएफ के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी जो सीएसएस फाइल है उसका आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है सिंपल। ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये काम करना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पी टैग डाला, पी टैग मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो यहाँ पे
ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। टॉप लेफ्ट जो बिल्कुल कोने से स्टार्ट नहीं हुआ, इसको अगर मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्पेस है ऊ ऊ ऊपर से। ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये स्पेस क्या होता है कि पी टैग है ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग उठाता है, जिसकी वज़ह से स्पेस आता है। तो इसको आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है स्टार, स्टार करके अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो उसका मतलब है कि ये जो सीएसएस है सभी टैग्स में जाके अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन 0 और पैडिंग 0। इनिशियली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी टैग्स की जो मार्जिन और पैडिंग है उसको मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे वापस आते हैं अपने इंडेक्स और एचटीएमएल में। अब यहाँ पे मेरे को अपना ये वाला फ्रेम बनाना है। इस तरह का मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे आप अगर देखो ये पूरा जो है वो एक डिव के अंदर रैप्ड है। तो मेरे को यहाँ पे वही करना है। इस पूरे को मेरे को एक डिव के अंदर यहाँ पे रैप करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन कैलकुलेटर। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H1 टैग के अंदर। H1 टैग आपका हेडिंग का फर्स्ट टैग होता है और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज लोन कैलकुलेटर। तो आप अगर यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लोन कैलकुलेटर। इसके बाद यहाँ पे ये वाली फील्ड है, ये यहाँ पे एक पूरा एक रैप हुआ है, ठीक है? तो इसको मेरे को यहाँ पे पूरे को रैप करना है एक डिव के अंदर। एंड डिव के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट रैपर है, जो यहाँ पे लोन अमाउंट है ये आपका यहाँ पे फर्स्ट रैपर है। इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे सेकंड रैपर है। टेन्योर आपका यहाँ पे थर्ड रैपर है। तो मेरे को यहाँ पे 3 डिव चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे 3 डिव चाहिए। पहला डिव होगा अमाउंट के लिए, दूसरा डिव इंटरेस्ट के लिए, तीसरा डिव होगा आपका यहाँ पे टेन्योर के लिए। पहले डिव के अंदर यहाँ पे आप देखो तो लोन अमाउंट है इन रुपीज, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको पे टैग के अंदर डालना है लोन अमाउंट इन रुपीज। रुपी सिंबल आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे सर्च करना है रुपी सिंबल, ठीक है? तो रुपी सिंबल आप यहाँ पे गूगल कर लो और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? सिंपल। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये आपके पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। ये यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है ऑफ टाइप नंबर, ठीक है? ये आप यहाँ पे देखो तो ये एक इनपुट फील्ड है ऑफ टाइप नंबर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक इनपुट लिखना है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, हम नॉर्मली लिखते हैं टेक्स्ट अगर आपको अल्फाबेट्स को एक्सेप्ट करना है। लेकिन इस वाली फील्ड में क्या है कि अल्फाबेट्स आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मैं लगातार यहाँ पे अल्फाबेट्स को एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट आप उसको यहाँ पे एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो अल्फाबेट्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते, तो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर। ये जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है ये एक नंबर टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है? एंड दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे, रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे देखो लोन अमाउंट आ गया और उसके नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आ गई ऑफ टाइप नंबर, ठीक है? इसके बाद सेकंड डिव पर आते हैं। सेकंड डिव पर यहाँ पर आपको एक पी टैग डालना है एंड पी टैग में यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट रेट इन परसेंट। परसेंट में यहाँ पे आपको डालना है तो इंटरेस्ट रेट इन परसेंट और यहाँ पे फिर वही लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, और ये भी आपके यहाँ पे नंबर इनपुट फील्ड होगी। तो इस पे भी सपोज मैंने यहाँ पे नंबर डाला। थर्ड जो है आपका यहाँ पे वो आपका मंथ्स है, जो कि आपका यहाँ पे टेन्योर है। टेन्योर आप यहाँ पे ईयर्स में ले सकते हो या फिर मंथ्स में ले सकते हो, ठीक है? जैसे जो लोन होता है जनरली हम ये बोलते हैं कि 2 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 10 साल का है, 20 साल का है। तो उसको मैं यहाँ पे मंथ्स में ले रहा हूँ, ठीक है? और ये भी आपका यहाँ पे नंबर होगा क्योंकि नंबर की जो एंट्री क्योंकि मंथ्स की जो एंट्री होती है आपकी वो यहाँ पे नंबर में होती है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे मंथ्स चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या 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 करना है, जहां पर मेरे को रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके बाहर, ठीक है? ये जो यहाँ पे मेरा ये वाला है, क्योंकि ये वाला जो मेरा यहाँ तक का पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है? अब इसके बाहर मेरे को यहाँ पे ये 3 डिव और चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 डिव, क्या ले यहाँ पे H2 ले लेते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे 3 H2 ले रहा हूँ मैं अभी के लिए। मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल, अरे यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक कुछ वैल्यूज को यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर देता हूँ ताकि कुछ इस तरह दिखे। नाइस। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो आपकी उसकी हैंडलिंग है, सीएसएस की हैंडलिंग है, मेरे को यहाँ पे वो करनी है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन करना है। इस पूरे को मेरे को यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है। तो आप यहाँ पे आकर देखोगे तो ये आपका जो पूरा कोड है, ये आपका पूरा कोड बॉडी के अंदर है।
बॉडी की जो आपकी यहाँ पे विड्थ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100% है, फुल स्क्रीन 100%। और एंड अगर आपको इसको सेंटर अलाइन करना है तो आपको बॉडी को सेंटर करना पड़ेगा, तो ये अपने आप यहाँ पे सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो उसी को करते हुए बॉडी में आपको यहाँ पे डालना है डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डाल दोगे जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे अगर लिख दोगे सेंटर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आप यहाँ पे सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो ये आप देखो तो यहाँ पे सेंटर लाइन तो हो चुका है। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि जो पूरा बैकग्राउंड कलर है उस कलर को मेरे को यहाँ पे ग्रे करना है। तो वो आप कर सकते हो बैकग्राउंड कलर में। हमारे पास यहाँ पे व्हाइट की एक शेड होती है जो ग्रे होता है, यहाँ पे F5 से आता है। तो इसको सेव करके अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये हल्का सा यहाँ पे ग्रेश की शेड आई है, ठीक है। इसके बाद एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे इसका जो ये फॉन्ट फैमिली है इसको चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली में जो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ वो है यहाँ पे ओपन सांस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, fonts.google.com एक बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सभी फोन्ट्स मिल जाएंगे। जितने भी फोन्ट्स आपको चाहिए वो सब फोन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दुनिया भर के फोन्ट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सर्च करना है ओपन सांस, या आप यहाँ पे देखोगे यहीं पे मिल जाएगा आपको, या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो सर्च फॉन्ट में। अगर नहीं मिलता आपको तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ओपन सांस और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उठाना है सिलेक्ट रेगुलर 400 वाला, ये हम यहाँ पे पिक करेंगे। सिलेक्टेड फैमिली में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है और इसको यहाँ से सीधा यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे इसका टैग है फॉन्ट फैमिली, ये आपका CSS है, यहाँ पे इसको उठा के CSS का रूल है यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है ओपन सांस और सैंस सेरिफ। तो बॉडी में मैंने इसको पेस्ट किया है। बॉडी में पेस्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो तो पूरा कोड जो है आपका वो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर है। ये जो आपका यहाँ पे पूरा कोड है ये बॉडी के अंदर यहाँ पे रैप्ड है। तो अगर आप इसको सीधा बॉडी में डाल दोगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे जाके अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये जो आपकी फॉन्ट फैमिली है ये आपके यहाँ पे चेंज हुई है। अब मेरे को यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, इस पे काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक CSS डाल सकते हैं। जो बॉडी का चाइल्ड टैग है यहाँ पे ये वाला div, इसमें यहाँ पे एक CSS डाल रहा हूँ जो कि होगा सपोज यहाँ पे कंटेनर के नाम से। और CSS जब भी हम एक्सेस करते हैं तो हम हमेशा डॉट लगाते हैं। बॉडी के साथ हमने डॉट नहीं लगाई क्योंकि बॉडी एक HTML का टैग है। तो अगर आप सीधा HTML के टैग के साथ CSS लगाते हो तो वहां पे आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सपोज CSS पे लगाई है, जैसे कंटेनर जो है मेरा वो यहाँ पे एक CSS है, तो यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये डब्बा है इसकी विड्थ दे रहा हूं मैं, विड्थ सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कितनी लें, 600 ले लेते हैं। इसकी हाइट भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हाइट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसकी 450 पिक्सल्स। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग इसकी विड्थ आई होगी। एक सेकेंड, विड्थ अभी क्लियर नहीं है कहाँ तक आई है, तो एक बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो विड्थ पता चल जाएगा कि विड्थ कहाँ तक आई है। तो पर्पल की एक शेड है 445A6 है, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे किया। तो आप यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे 600 विड्थ है, ठीक है। और इसमें अब जो टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो आ चुका है, अब जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। टेक्स्ट कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कलर से। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ FFF 6 बार अगर आप यहाँ पे F लिखोगे तो ये व्हाइट कलर देता है, 3 बार F लिखोगे तो भी व्हाइट है, 4 बार F लिखोगे तो भी व्हाइट है, ठीक है। व्हाइट की शेड्स हैं सब। तो आप यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, पैडिंग देते हैं। पैडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 25 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ से ऊपर और नीचे से हल्का सा यहाँ पे स्पेस आ गया, तो चारों तरफ से इसने यहाँ पे पैडिंग उठा ली। ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर शेप की है। बॉर्डर जो है इसका मेरे को कोनों में से घुमाना है, तो वो हम घुमा सकते हैं विद हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 पिक्सल, तो आप यहाँ पे देखोगे कोनों में से घूम जाएगा चारों तरफ से। ऊपर से मेरे को स्पेस चाहिए क्योंकि ऊपर से चिपका हुआ है, तो बाहर से अगर आपको स्पेस चाहिए तो मार्जिन चलेगा, ऊपर से चाहिए तो मार्जिन टॉप। और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये यहाँ से हल्का सा नीचे हो गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये पूरा कंटेंट है ये मेरे को साइड बाय साइड चाहिए। ये जो यहाँ पे पूरा है ये मेरे को साइड बाय साइड चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला जो अपना डिव है इसमें यहाँ पे क्लास डाल रहा हूँ जो कि होगी यहाँ पे सपोज रैपर के नाम से। रैपर के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास डाली और कंटेनर के जस्ट नीचे डॉट लगा के मैंने यहाँ पे रैपर लिखा। अगर अभी ये यहाँ पे एक के नीचे एक लाइन है
मेरे को इसको साइड बाय साइड अलाइन करना है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो एक के नीचे एक अलाइन है और आपको उसको साइड बाय साइड अलाइन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स जब भी आप पैरेंट में डालते हो तो चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक लाइन में मूव कर देता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो एक लाइन में मूव हो गए, ठीक है? इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे ये जो रैपर है, इसका जो चाइल्ड डिव है, इस पे काम करना है। ये जो रैपर है, 3 चाइल्ड डिव है इसके, तीनों पे मेरे को सीएसएस चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉट रैपर का। पेरेंट की हेल्प से मैं चाइल्ड की सीएसएस हैंडल कर रहा हूँ। तो डॉट रैपर पेरेंट, उसका चाइल्ड क्या है, डिव है, तो यहाँ पे आगे डिव। और मैं तीनों डिव में बैकग्राउंड कलर एक डाल रहा हूँ, जो कि एक ऑरेंज टाइप एक कलर है, ठीक है, जो कि आता है आपका E63946 से। तो अरे 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 क्या कर रहा हूँ मैं नाइस। तो यहाँ पे आप देखो, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ही आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं, ये ना यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंदर हल्का सा स्पेस दे रहा हूँ मैं। तो पैडिंग डाल रहा हूँ मैं इसकी 20 पिक्सल, ताकि ये कुछ इस तरह से हो जाए, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से मेरे को स्पेस चाहिए, तो ले लेते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ताकि ये जो हेडर है, हेडिंग है, और जो ये है, इसके बीच में स्पेस आ जाए कुछ इस तरह, ठीक है। इसका यहाँ पे काम करते हैं कि इधर से जो ये चीज है ना, यहाँ से स्पेस कम है, यहाँ से स्पेस ज्यादा है। वो इसलिए हुआ भाई क्योंकि जो इनपुट फील्ड है वो उसकी विड्थ काफी ज्यादा हुई हुई है, तो इनपुट फील्ड को हैंडल करते हैं। इनपुट फील्ड अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे सीधा इनपुट टैग्स हैं। तो सीधा जो इनपुट टैग अपना HTML का है, सीधा उससे ही यहाँ पे जो CSS है उसको हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीधा इनपुट पे लगा रहा हूँ। इनपुट की जो विड्थ है वो भी 100% है, बाय डिफॉल्ट 100% होती है, तो मैं उसको डाल रहा हूँ यहाँ पे 80%। 80% डाला, ये विड्थ कम हो गई। आप यहाँ पे देखो, जो ये है यहाँ से, ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसमें इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो हाइट बढ़ाने के लिए आप या तो सीधा हाइट टैग का यूज कर सकते हो, या फिर आप पैडिंग डाल सकते हो। पैडिंग भी क्या करता है, पैडिंग है ना, हाइट इंक्रीज करता है, क्योंकि वो आसपास से स्पेस डालता है। तो कुछ इस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ऊपर हेडिंग है, वो जो इनपुट टैग है, उसमें मेरे को स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप कितनी डालनी है, मार्जिन टॉप सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना एक ये ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मेरे को यहाँ पे रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो बॉर्डर नन डाल के यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो जो ब्लैक कलर की जो पट्टी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, फिर से वो ब्लैक कलर की पट्टी आई है, वो फोकस पे आई है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो मतलब आप यहाँ पे इस पे फोकस कर रहे हो। फोकस करने पे ये बॉर्डर नहीं है, ठीक है, ब्लैक कलर की पट्टी जरूर आ रही है चारों तरफ, लेकिन इसको बॉर्डर नहीं बोलते। फोकस करने पे जो चीज आती है उसको बोला जाता है आउटलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सूडो क्लास है, फोकस उसको हैंडल करना है। सूडो क्लास आप हैंडल कर सकते हो कॉलन लगा के अगर आप यहाँ पे फोकस लिखोगे तो इसकी इनपुट की सूडो क्लास है जो कि फोकस है। यहाँ पर आपको डालना है आउटलाइन, और इसको कर देना है नन। आउटलाइन नन करके आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ इस पे क्लिक करके, बट कोई बॉर्डर नहीं है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सपोज लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे ये काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है। इसका फोंट साइज में यहाँ पे इंक्रीज करना है। फोंट साइज सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, ये फुल बड़ा बड़ा है। इसके बाद ये जो यहाँ पे 3 EMI लिखे हुए हैं, H2 टैग है, मेरे को यहाँ पे स्पेस डालना है तीनों में। तो एक काम करते हैं, H2 ले लेते हैं। H2 में यहाँ पे मैं सिंपल डाल रहा हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको 40 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखो 40 पिक्सल यहाँ पे स्पेस आ गया। तो ये चीज तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमने HTML वाला पार्ट और CSS वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि होगी आपके यहाँ पे app.js, जहाँ पर आप अपने पूरे जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने वाले हो। इस फाइल को आपको लिंक करना पड़ेगा HTML के साथ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम डालते हैं स्क्रिप्ट टैग, और CSS के लिए हम डालते हैं लिंक टैग। मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग डाला, और वो जो स्क्रिप्ट टैग है उसके बाद हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है सोर्स। सोर्स में क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये app.js, और यहाँ पे इसको सपोज मैंने क्लोज किया और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल दिया मैंने सिंपल, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो HTML टैग है, ये जो यहाँ पे app.js है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो कि लिंक हुई है नहीं हुई। आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है कोड फॉर इंटरव्यू, console.log कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कोड फॉर इंटरव्यू लिखना, वो तो मैंने लिखा है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट हुआ है कोड फॉर इंटरव्यू।
तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो app.js फाइल है वो आपके यहाँ पे लिंक हो चुकी है, एंड जैसे ही आपने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो app.js आपके यहाँ पे लोड हो गई। इसने यहाँ पे फर्स्ट लाइन से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, जो कि आपके यहाँ पे फाइल का नेम है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को जैसे ही आपका ये लोड होता है, ठीक है, जैसे ही आपका ये आपका यहाँ पे लोड होता है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे एक एक्शन लिस्टनर लगाना है। मेरे को यहाँ पे एक इवेंट चाहिए इनपुट टैग्स के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे कोई बटन नहीं है। हम क्या करते जनरली, यहाँ पे तीनों इनपुट फील्ड्स में हम यहाँ पे वैल्यूज को फिल करवाते। उसके बाद फिर एक यहाँ पे बटन होता है कैलकुलेट के नाम से, और कैलकुलेट बटन के क्लिक पर मैं यहाँ पे आपकी ईएमआई को कैलकुलेट करता, बट यहाँ पे हमारे पास कोई बटन नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे इनपुट फील्ड्स पे जो यहाँ पे इनपुट टैग है, जो मेरी यहाँ पे एक्चुअल फंक्शनैलिटी है इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे इनपुट टैग्स में वैल्यू चेंज होती है, वैसे यहाँ पे आपकी ईएमआई चेंज होती रहेगी। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे मैंने डाला सपोज कुछ भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया, पहली कंडीशन मेरी यहाँ पे ये है कि एक तो तीनों इनपुट टैग्स के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी मेरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में वैल्यूज को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आपका जो नीचे वाले टैग्स हैं वो यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज इवेंट है, यहाँ पे जो भी ये लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे एक चेंज इवेंट है कि जैसे ही आपकी इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे ही वाला इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, और वो यहाँ पे आपकी जो ईएमआई है उसको यहाँ पे वो कैलकुलेट करता जा रहा है। तो ये जो चेंज इवेंट है ना, इसको बोला जाता है ऑन चेंज। एक फंक्शन है जो कि ऑन चेंज फंक्शन है, कि जैसे ही आपके इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज होगी, वैसे ही हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जो आपकी ईएमआई को बार बार कैलकुलेट करता जाएगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक ऑनलोड फंक्शन चाहिए कि जैसे यहाँ पे क्या हो कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लोड हो, तो एक ऑनलोड फंक्शन होता है, वो अपने आप कॉल होता है। ऑनलोड फंक्शन तब कॉल होता है जब आपकी ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है या आपके सिस्टम में जाके लोड होती है, मतलब ये आपके डॉम में यहाँ पे अपलोड होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल कॉल हो जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑनलोड फंक्शन अपने आप कॉल होता है, जो कि विंडो से अटैच्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर मेरे को जो आपकी इनपुट फील्ड है, इसको मेरे को फेच करना है डॉम में से, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो, डॉम किसको बोला जाता है, डॉम यहाँ पे ये है। डॉम जो होता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो पूरी एप्लीकेशन होती है वो एक्चुअल में दिखती कैसी है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके डॉम के अंदर होती है। तो ये जो डॉम है यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होती है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे सर ये करना है कि ये जो डॉम टैग है ना आपका इनपुट, ठीक है, आपको HTML से कोई मतलब नहीं है। ये जो यहाँ पे HTML है इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डॉम में पहुंच गई, तो फिर यहाँ से आपको इसको पिक करना है। तो ये जो इनपुट टैग है, इसको मेरे को यहाँ से पिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ये सब आपके डॉम में जाके अपलोड होती है। ये आपके यहाँ पे HTML फाइल है, नीचे आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पे CSS फाइल है, सोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो आपकी app.js है ये भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब ये फाइल आपके यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी, उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे आपके डॉम में से इस वाले इनपुट टैग को पिक करना है। डॉम में से जब भी आपको एक इनपुट टैग को पिक करना होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एक फंक्शन है, इसके जो ऑल्टरनेट्स हैं वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर आपको क्लास नेम से एलिमेंट को पिक करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आपको आईडी से किसी एलिमेंट को पिक करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, अगर आपको HTML टैग से किसी भी एक एलिमेंट को पिक करना है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर से आप आईडी, क्लास और टैग तीनों को पिक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे अगर सपोज आप डॉट लगा के कुछ भी लिखते हो, मतलब उसका मतलब होता है कि आप क्लास से पिक कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे हैश लगा के कुछ भी लिखते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप आईडी से पिक कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे मेरे को इनपुट को पिक करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा इनपुट लिख रहा हूँ विदाउट एनी हैश और डॉट, तो मतलब आप यहाँ पे एक HTML डॉम टैग को पिक कर रहे हो। मैंने यहाँ पे इनपुट को पिक किया, और इसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, जो कि होगा सपोज यहाँ पे इनपुट के नाम से। तो इनपुट के नाम से मैंने यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल लिया, और इसको मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊँ, तो जो इनपुट फील्ड है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आपको दिखेगी,
ठीक है, चला के दिखाता हूँ मैं इसको कंसोल पे, कंसोल मैंने इसको प्रिंट करवाया है। तो आप यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, और इस पे आप अगर यहाँ पे होवर करोगे तो ये आपको बता भी रहा है कि ये वाली इनपुट फील्ड है वो जिसने यहाँ पे पिक करी है। बट मेरे को तीनों इनपुट फील्ड चाहिए क्योंकि मेरे को तीनों पे ऑन चेंज लगाना है। तो तीनों पे अगर आपको तीनों एलिमेंट्स अगर आपको यहाँ पे पिक करना है तो क्वेरी सिलेक्टर की जगह आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, और एक इनपुट नहीं आएगी आपके पास, आएगी यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इनपुट्स, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एक एरे आया है विद 3 एलिमेंट्स जिसमें इनपुट है, इनपुट है और इनपुट है। तो तीनों इनपुट्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे इन तीनों को लूप करना है, ठीक है। तो फॉर ईच फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनपुट्स डॉट फॉर ईच, और एक एक इनपुट हम यहाँ से निकाल लेंगे, और एक एक इनपुट निकालने के बाद इसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया मेरे को यहाँ पे एक चेंज इवेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। इवेंट मेरे को यहाँ पे लगाना है कौन सा इवेंट है, जो कि यहाँ पे चेंज इवेंट है। उसके बाद जैसे ये चेंज इवेंट यहाँ पे कॉल होगा तो एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में आप बताते हो कि जैसे यहाँ पे ये चेंज इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो तो उसके बाद आपको क्या काम करना है वो सब आप डालते हो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर। ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको एक अलग फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे होगा सपोज कैलकुलेट लोन। मैं यहाँ पे आपका लोन कैलकुलेट करना चाहता हूँ उस केस में। तो एक सेकेंड यहाँ से सेमीकोलन हटाना पड़ेगा मेरे को, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि होगा आपका यहाँ पे सेम कैलकुलेट लोन के नाम से, और यहाँ पे मैंने आपका ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको पेश कर दिया। तो यहाँ पे क्या चीज है कि इनपुट टैग में, जैसे इनपुट टैग में मैंने यहाँ पे चेंज इवेंट लगाया हुआ है, तो इनपुट टैग में जैसे ही आपकी वैल्यू चेंज होगी ये वाला फंक्शन आपका ट्रिगर हो जाएगा सीधा, क्योंकि चेंज इवेंट पे आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस वाले फंक्शन में हम यहाँ पर आएंगे। अब इस वाले फंक्शन में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे इन तीनों इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की है यूजर ने, उन तीनों वैल्यूज को निकालना है। तो इन तीनों वैल्यूज को निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से क्वेरी सेक्टर का यहाँ पे यूज करूंगा, लेकिन अब मेरे को तीनों वैल्यूज को अलग अलग निकालना है। तो मेरे को यहाँ पे एक आईडी चाहिए होगी। आईडी सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये मेरा अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा, यहाँ पे सपोज मैं इंटरेस्ट डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज मैं आपका डाल रहा हूँ टेन्योर, ठीक है। तो ये 3 आईडी मैंने यहाँ पे दी। इन तीनों आईडीज में से, इन तीनों डॉम टैग्स में से मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो मेरी सबसे पहले वाली इनपुट फील्ड है वो यहाँ पे इनपुट के नाम, वो यहाँ पे अमाउंट के नाम से, लेकिन वो वहाँ पे एक आईडी है। आईडी को अगर मेरे को फैच करना है तो हैश लगाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे सपोज लिखा अमाउंट एंड दैट्स इट। तो अगर यहाँ पे मैं आपको इसको कॉन्स्ट, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंसिपल एंड, ठीक है। ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने इसको एरो फंक्शन बना दिया, फंक्शन कीवर्ड का भी मैंने यहाँ पे यूज किया, एरो फंक्शन बना दिया, ये नहीं आएगा, नाइस। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया प्रिंसिपल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और लोन अमाउंट में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए था बट नहीं हुआ। यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए बट ये नहीं हुआ यहाँ पे। ओ, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेस का यूज करना पड़ेगा ठीक है, कर्ली ब्रेस का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊंगा तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 1220 और यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो आपके पास, आप यहाँ पे देखो इनपुट आईडी इज इक्वल्स टू अमाउंट आया है और टाइप इज इक्वल्स टू नंबर है। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जिसमें मेरा पूरा जो इनपुट फील्ड है अमाउंट वाली वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। अब मेरे को यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है कि यूजर ने जो भी यहाँ पे वैल्यू फिल करी है वो वैल्यू यहाँ पे मेरे को निकालनी है। वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू टैग होता है, एक वैल्यू के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है जो सभी फॉर्म टैग में चलती है। ये वैल्यू के अंदर वैल्यू जाती है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 121, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले इनपुट टैग में 121 को मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। रिफ्रेश करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब यहाँ पे देखो 121 यहाँ पे हार्ड कोड हुआ। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको 120 करके इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ पे 121, ठीक है। ये इसने यहाँ पे इसको, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड हुई भी है, ठीक है। मैंने भले ही यहाँ पे 120 कर दिया इसको बट अभी भी वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड है। तो जो वैल्यू है अगर मेरे को यहाँ पे इसको निकालना है ना, तो आपको यहाँ पे इसको फेच करने के बाद डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू के नाम से आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली फेच कर सकते हो। वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाऊं, मैंने इस पे चेंज करके इसको बाहर जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 120 दिखेगा,
यहाँ पे आपको 120 दिखा है जो कि यहाँ पे इस बार एक्चुअल वैल्यू है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड यहाँ से रिवर्ट कर दूं, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू को हार्ड कोड किया था। अब मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट और टेन्योर तीनों में से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक सेकंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। 2 बार मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो निकालना है, और मेरे को यहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो यहाँ पे निकालना है, जो कि यहाँ पे आपका मंथ्स में है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट से, और जो टेन्योर है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे सर ये चेक करना है कि आपका एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है अगर, इंटरेस्ट रेट भी अगर आपका यहाँ पे एम्प्टी है, या फिर आपका यहाँ पे जो आपका टेन्योर है जो कि सपोज मंथ्स में है वो अगर आपका एम्प्टी है, तीनों में से अगर आपका एक भी एम्प्टी है तो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है, ईएमआई को कैलकुलेट नहीं करना। आपने यहाँ पे क्या चेक करा, प्रिंसिपल में वैल्यू होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट में भी वैल्यू होनी चाहिए, टेन्योर में भी वैल्यू होनी चाहिए। तीनों में से अगर एक में भी वैल्यू नहीं है तो आपको फंक्शन को यहीं से रिटर्न कर देना है, आपको ईएमआई को कैलकुलेट नहीं करना। अगर तीनों में वैल्यू है तो आपको मंथली इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालते हो, सपोज मैंने यहाँ पे 11.5 डाला, ये आपका ईयरली इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ईएमआई जाती है वो मंथली जाती है, तो आपको इस इंटरेस्ट रेट को जो आपका यहाँ पे ईयरली है इसको पहले मंथ्स में चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पहले जो आपका मंथली इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे वो निकालना पड़ेगा। तो मंथली इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे निकाला। मंथली इंटरेस्ट आपका कैसे निकलता है, जो भी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट आपका परसेंट में होता है। ठीक है, जैसे 12, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 11.5%। परसेंट अगर आपको हटाना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है, और फिर आपको इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि आपके एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालनी है सर ईएमआई। ईएमआई जो होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इनटू जो भी आपका यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट है वो, इनटू अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है, ईएमआई कैलकुलेशन का आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला चलता है, इसको एक सेकंड जावास्क्रिप्ट को यहाँ से हटाते हैं, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो, ये एचडीएफसी की वेबसाइट है, और एचडीएफसी की वेबसाइट पे आप अगर देखो तो प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू आप यहाँ पे देखो रेट इनटू 1 प्लस आर जो कि है आपका 1 प्लस जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे आपका मंथली इंटरेस्ट, और पावर बाय एन। एन यहाँ पे आपका मंथ्स है, जो आपका टेन्योर है, कितने साल का आपका लोन है, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, लेकिन वो पावर में है तो आपको यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है यहाँ पे मैथ डॉट पावर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मैथ डॉट पावर चलता है, कॉमा लगा के पावर करना है आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेन्योर जो कि आपका यहाँ पे मंथ्स है। टेन्योर आने के बाद आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका डिवाइड वाला सिंबल है, अगर यहाँ पे इसको हल्का सा मैं जूम कर दूं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, तो प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू इस पूरे का पावर ऑफ एन जो कि मंथ है, तो मैथ डॉट पावर, मैंने यहाँ पे इस पूरे को पावर ऑफ एन किया जो कि यहाँ पे मंथ है, अंदर अगर आप देखोगे तो 1 प्लस आर जो कि आपका यहाँ पे 1 प्लस मंथली इंटरेस्ट है, और फिर आपको यहाँ पे क्या काम करना, जो ये वाला 1 प्लस आर, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरे को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको पूरे को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे को आपको यहाँ पे फिर से पावर ऑफ एन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पावर में आपको यहाँ पे क्या क्या डालना है, मैथ डॉट पावर में जो आपको यहाँ पे डालना है वो है 1 प्लस आर, तो फिर से आपको वही लिखना है 1 प्लस मंथली इंटरेस्ट, और ये आपका हो जाएगा पावर ऑफ एन जो कि हो जाएगा यहाँ पे पावर ऑफ मंथ्स, टेन्योर, एंड इस पूरे का -1, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इस पूरे का मेरे को यहाँ पे -1 करना है। ये आपका फॉर्मूला है ऑफ कैलकुलेटिंग योर मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, मंथली ईएमआई। तो यहाँ पे सर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आपकी जो मंथली ईएमआई है यहाँ पे वो निकाल ली। दो चीजें मेरे को यहाँ पे सर और चाहिए। पहली चीज जो मेरे को यहाँ पे चाहिए वो है आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट। ठीक है, कि आपका यहाँ पे सर टोटल अमाउंट क्या है, तो
टोटल अमाउंट है यहाँ पे आपका जो आपकी मंथली ईएमआई है, ठीक है, और इनटू कितना पे कर रहे हो, तो आपका टेन्योर कितना है। जैसे 10 साल तक आप इतनी ईएमआई पे कर रहे हो, तो टोटल अमाउंट आपने इतना पे किया। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो माइनस ओरिजिनली आपने कितना बोरो किया था, जो कि था आपका यहाँ पे प्रिंसिपल। तो ये सर आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इनको सेट करना है यहाँ पर इन तीनों H2 के अंदर। तो इनमें आईडी ले लेते हैं। पहले सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आपकी ईएमआई दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे एक आईडी ले ली जो कि यहाँ पे आपकी है ईएमआई के नाम से। इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट दिखाना है, तो टोटल अमाउंट के नाम से मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया। इसके बाद मेरे को यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट दिखाना है, तो टोटल इंटरेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक आईडी ले लिया। अब तीनों को मेरे को यहाँ पे फेच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से सपोज इसको हटाते हैं एंड नाइस। तो सबसे पहला मेरे को यहाँ पे फेच करना है विद ईएमआई, दूसरा मेरे को यहाँ पे फेच करना है विद टोटल अमाउंट, तीसरी चीज मेरे को यहाँ पे फेच करनी है विद टोटल इंटरेस्ट। नाइस। मेरे को वैल्यू निकालनी नहीं है, मेरे को वैल्यू को सेट करना है, ठीक है, वैल्यू निकालनी नहीं है, वैल्यू को मेरे को यहाँ पे सेट करना है। तो अगर आपको वैल्यू को सेट करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है इनर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें ये एक इनपुट फील्ड है, इसके अंदर मेरे को वैल्यू को सेट करना है, तो इनर टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू ईएमआई आपकी यहाँ पे कितनी है, कॉलन लगा के रुपी का सिंबल चाहिए। तो एक सेकेंड इसको बैक कर लेते हैं और ये यहाँ पे फोन्स पे पहुंच गए, बैक जाते हैं। अरे ब्रो ये आया ही नहीं यहाँ पे, रुपी सिंबल चाहिए, तो इसको यहाँ से सपोज कॉपी किया, वापस आते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है, प्लस जो आपकी ईएमआई है वो यहाँ पे मैंने निकाल ली, ठीक है। तो सर ये चलना चाहिए, एक सेकंड इसको देख लेते हैं चल रहा है क्या। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये किया और लोन अमाउंट आपका कितना है, सपोज 3,50,000, 11.5% के रेट पे, टेन्योर कितना है 120 मंथ्स, बाहर आए। तो ये आपकी यहाँ पे मंथली ईएमआई बनी है, लेकिन जो कॉलन है उसके बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 फिक्स्ड और 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। 2 फिक्स फंक्शन का हम यहाँ पे उस केस में यूज कर सकते हैं। तो 3,50,000, 11.5 एंड 120 मंथ्स बाहर आए, तो ये आपकी ईएमआई हो गई 3353.17, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी सेम करना है, डॉट का लगा के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि आप यहाँ पे है टोटल अमाउंट, एंड योर टोटल अमाउंट इज हाउ मच, योर टोटल अमाउंट इज रुपी प्लस टोटल अमाउंट डॉट टू फिक्स्ड और 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट, एंड योर टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच, रुपी सिंबल प्लस टोटल इंटरेस्ट डॉट टू फिक्स्ड और 2 डेसिमल प्लेसेस तक। नाइस। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ईएमआई को हार्ड कोड किया हुआ है, इसको आपको हटा देना है क्योंकि जो वैल्यू है वो जो टेक्स्ट है वो मैं वहीं से सेट कर रहा हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है, यहाँ पे सपोज मैंने डाला ये 3,50,000, इंटरेस्ट रेट इज सपोज 11.5 एंड टेन्योर इज 120 मंथ्स। तो ईएमआई आ गई आपके यहाँ पे 3353.17। टोटल अमाउंट कितना है, वो है आपका यहाँ पे 4,02,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है, वो है आपका यहाँ पे 52,380। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ईएमआई कम है बहुत। ईएमआई टोटल इंटरेस्ट, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, मंथली इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू मंथली इंटरेस्ट इनटू मेट डॉट पावर 1 प्लस मंथली इंटरेस्ट टेन्योर, जिसको हमने डिवाइड कर दिया विद मेट डॉट पावर 1 प्लस मंथली इंटरेस्ट। ओ ये यहाँ पे -1 आएगा उसको अंदर लिखना है, ठीक है। तो वापस आते हैं, शायद मेरे को लग रहा था कि वही गड़बड़ थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3,50,000, 11.5% इंटरेस्ट, 120 मंथ्स का इंटरेस्ट, 120 मंथ्स का टेन्योर। ईएमआई अब आपकी बैठी है 4,920। टोटल अमाउंट है अब 5,90,000
और इंटरेस्ट कितना आप पे कर रहे हो, 2,40,000। तो नाइस। तो ये आपका यहाँ पे लोन कैलकुलेटर है, जहाँ से आप अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो आपका लोन है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।